उनके केस में क्या होगा, लाइट के केस, जो लाइट का फोटोन होता है, तो हम जानते हैं फोटोन पिक्चर में क्या होगा, वो डिटरमाइन होती है नंबर ऑफ फोटोन से। नंबर ऑफ फोटोन जितनी ज़्यादा होंगी उतनी इंटेंसिटी बढ़ती है उसकी, ठीक है। तो इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है, तो यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये कह रहा है कि दो स्लेट्स हैं और उनके बीच की दूरी 1 mm है और स्क्रीन इज प्लेस्ड 1 मीटर अवे, मतलब कैपिटल डी गिवन है, स्मॉल डी गिवन है, ठीक है। टू स्लेट्स आर मेड, मतलब हमारा बाई डी एस सी है। व्हाट इज द फ्रिंग सेपरेशन व्हेन ब्लू ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर इज यूज्ड। तो मुझे कुछ नहीं करना, ब्रिंग स्पेसिंग जानते हैं, बीटा इज इक्वल लैम्डा डी अपॉन डी होता है, कैपिटल डी अपॉन डी। तो जैसे फॉर्मूला लगाओगे आपको फ्रिंग स्पेसिंग आ जाएगा, मतलब फ्रिंग विड्थ मतलब बीटा आ जाएगा। इसमें एंगुलर वो पूछा नहीं है, मतलब थीटा इज इक्वल जो लैम्डा अपॉन डी होता है, ठीक है, वो पूछा नहीं है, बीटा अपॉन डी होता है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। व्हाट इज इफेक्ट ऑन दी इंटरफ्रेंस, क्या होगा बाई डी एस सी के केस में, क्या इंटरफ्रेंस में इफेक्ट आएगा, हम कुछ इधर उधर करें चीज़ों को। तो हमने ये सोचा है, द स्क्रीन इज, फर्स्ट कह रहा है द स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ द स्लिट। स्क्रीन को मूव कराएं एक प्लेन ऑफ द स्लिट। स्लिट से स्क्रीन को अगर मूव कराएं, मतलब कैपिटल डी बढ़ा रहे हो तो कैपिटल डी ऊपर होती है, कैपिटल डी बढ़ाओगे तो फ्रिंग विड्थ बढ़ेगी, तो फ्रिंग विड्थ भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। फिर बात करेंगे, अगर हम मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ। अब हम छोटी वेवलेंथ का यूज करेंगे, तो वेवलेंथ की भी डायरेक्टली होता है, अगर हम वेवलेंथ कम यूज करेंगे, वेवलेंथ छोटी यूज करेंगे, तो हमारा जो फ्रिंग विड्थ है, जो सेपरेशन है फ्रिंग्स के बीच का, वो भी कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी की बात करते हैं, द सेपरेशन बिटवीन द टू स्लिट्स इज डिक्रीज्ड। अगर सेपरेशन बिटवीन द टू स्लिट्स इज इंक्रीज कर रहे हैं, तो मतलब स्मॉल डी बढ़ा रहे हैं, स्मॉल डी बढ़ाओगे तो वो कम हो जाएगा, ठीक है। ऑल्सो दोनों ही एंगुलर सेपरेशन हो चाहे हमारा फ्रिंग विड्थ हो, दोनों ही कम हो जाएगी सेक्शन सी में, ठीक है। however द कंडीशन मेंशन्ड। अब क्वेश्चन नंबर डी की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है यार। द सोर्स स्लिट इज मूव्ड क्लोजर टू द डबल स्लिट। अब हम सोर्स जो डबल स्लिट लगी हुई है ना, वहाँ से सोर्स का मूवमेंट करा रहे हैं, तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर सी, नहीं क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर ई, दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर ई में विड्थ ऑफ द सोर्स स्लिट इज इंक्रीज, एक में विड्थ हम बढ़ा रहे हैं और एक में जो सेपरेशन है सोर्स और स्लिट के बीच में उसको बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं, एक कंडीशन होती है ये कि अगर जो हमारी विड्थ है स्मॉल एस अपॉन स्लिट, स्लिट्स और सोर्स के बीच के डिस्टेंस, उसका रेशियो इज लेस देन लैम्डा बाई डी, मतलब थीटा। लैम्डा बाई डी एंगुलर होती है ना, अगर उससे कम है, अगर उसको सेटिस्फाइड हो रहा है तो क्या होगा, अगर जैसे सेटिस्फाइड हुआ तो वो जो फ्रिंग विड्थ है ना वो इक्वली सीन होगी, ठीक है ना। अगर सेटिस्फाइड कर रही है तो फ्रिंग्स टू बी सीन, क्लियरली आपको देखिए। और अगर नहीं सीन हो रही है, अगर मतलब ये सेटिस्फाइड नहीं हो रहा, मतलब इससे वैल्यू ज़्यादा उसकी आ रही है लेकिन आनी चाहिए कम, अगर ज़्यादा आ रही है तो मतलब वो फ्रिंग्स है ना, अगर आपको सीन नहीं होंगे और ना ही मतलब फ्रिंग्स डिसअपियर हो जाएंगे। और इसका मतलब ये है जो इंटरफ्रेंस पैटर्न है, इंटरफ्रेंस पैटर्न है वो कैसा हो जाएगा, लेस, गेट्स लेस एंड लेस शार्प हो जाएगा, बहुत कम, मतलब ना के बराबर दिखेगा। क्वेश्चन ऐप क्या कह रहा है, द मोनोक्रोमेटिक जो होती है ना, मोनोक्रोमेटिक सोर्स से रिप्लेस्ड बाय सोर्स ऑफ वाइट लाइट। तो यानी कि डिफरेंट डिफरेंट लाइट यूज करोगे तो डिफरेंट डिफरेंट यूज होंगी। तो देखो, ब्लू लाइट की जो वेवलेंथ होती कम होती है, रेड लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा होती, तो रेड लाइट जो होगी ना वो ब्लू को प्रेडोमिनेट करेगी, रेड को ही शो करेगा, ब्लू को करवाएगा ही नहीं। जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा वही कलर ज़्यादा शो करेगा ना, ठीक है, इसमें यही है। क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार। देखो इसमें क्या कह रहा है, हम 10.3 की सारी न्यूमेरिकल वैल्यू को लेंगे और क्या करेंगे, शुड द विड्थ ऑफ ईच स्लिट। हमने पहले क्या करा था, इसको समझने की कोशिश करते हैं।
अभी ये कह रहा है कि जो हमारी विड्थ है ना, ईच स्लिट की बतानी है। अगर हमारी ये है डी, स्मॉल डी है ये, और कैपिटल डी इतनी है, ठीक है। विड्थ ऑफ 10 मैक्सिमा इन बाई डी एस सी, ठीक है। अब किसकी इक्वल होनी चाहिए? विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा कंपेयर में 10 मैक्सिमा आ जाए तो जो स्लिट की जो जो होनी चाहिए ना, कितनी विड्थ होनी चाहिए स्लिट्स की, ताकि हमारे उससे जो सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट करेंगे उसमें हमारे 10 मैक्सिमा आ जाए डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, 10 इंटू लेमडा डी बाई डी करेंगे, इसकी किसकी इक्वल कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं जो हमारा सेंट्रल मैक्सिमा बनता है वो चाहे आपका ब्राइट हो चाहे आपका डार्क हो, उसका डबल होता है, ठीक है। तो जैसे इसको इक्वेट कर देंगे दोनों ही फ्रिंज विड्थ को, तो आपकी जो 10 मैक्सिमा है वो इसके इक्वल आ जाएंगे, तो ए इसके इक्वल आ जाएगी। जैसे आप डी की वैल्यू रखोगे जो 1 तो होती है, जैसे आपको जो फ्रिंज विड्थ है ना, फ्रिंज विड्थ नहीं, जो हमारी स्लिट के जो बीच की डिस्टेंस है ना, स्लिट विड्थ, वो आ जाएगी आपकी 0.22 mm अगर होगी तो आपको 10 मैक्सिमम मिलेंगे वहाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 10.6 ये कह रहा है, ये देखो पहले बता दूं ये किस पर बेस्ड है, जो हमारा रिजॉल्विंग पावर है उस पर बेस्ड है, ठीक है। तो एज्यूम इसमें क्या करना है, अगर वेवलेंथ आपको ये गिवन है, ठीक है, और इस कमी कहाँ जा रही है, स्टार से आ रही है, तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन पावर क्या होगी, टेलीस्कोप आ गया। और टेलीस्कोप के लिए क्या होता था, जो हमारा रिजोल्विंग पावर होता था डायमीटर जो ऑब्जेक्टिव का है अपॉन 1.22 इंटू लेमडा, ठीक है। और ऐसे ही अगर आपका रिजोल्विंग पावर आ जाता उसके लिए माइक्रोस्कोप के लिए, तो क्या करना था, 2 म्यू साइन थीटा अपॉन 1.22 लैम्डा। जो म्यू है ना वो हमारा मीडियम का होना चाहिए, किस मीडियम में ये हो रहा है, ठीक है। तो माइक्रो से ही पता लग रहा है कि किसी किसी को बड़ा करना है तो बड़ा करने के लिए बड़ी चीज चाहिए, तभी आता था 2 म्यू साइन थीटा अपॉन 1.22 लैम्डा। हमें किसी चीज को छोटा देखना है, छोटी चीजों को देखना है ना टेलीस्कोप के लिए, टेलीस्कोप का, तो डी 1.22 लैम्डा, ठीक है। तो जैसे यहाँ वैल्यू रखोगे तो थीटा का रिजॉल्विंग पावर हो गया हमारा, रिजॉल्विंग पावर इन्वर्सली होता है हमारा थीटा के, और थीटा किसके डायरेक्ट होता है 1.22 लैम्डा ऊपर रखेंगे अपॉन किसकी हो जाएगी, उसकी डायमीटर नीचे पहुंच जाएगा क्योंकि उसके इन्वर्सली है, तो डी, ठीक है। जैसे 100 इंच होता है जो हमारा 200 254 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, तो यहाँ से सेंटीमीटर में कर लेंगे और आंसर आपका निकल आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, बहुत सिंपल है। इसमें क्या कह रहा है कि फॉर व्हाट डिस्टेंस रे ऑप्टिक्स, ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, वैलिडिटी क्वेश्चन पे, वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स, ठीक है। तो ये कह रहा है अगर आपका अपर्चर है जो वो 3 mm वाइड है और वेवलेंथ आपकी अगर इतनी है, तो जो फ्रेक्शनल डिस्टेंस है कहाँ तक वो वैलिड है, कहाँ तक अच्छा रे हो पाएगा, हमारा रिफ्लेक्शन होगा, तो फ्रेक्शनल डिस्टेंस होती है अपर्चर का स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन लैम्डा, तो यहाँ से आपको लैम्डा मिल जाएगा। और अगर जेड एफ, अगर आपका ए एफ निकालना हो तो जेड एफ और लैम्डा का मल्टीप्लीकेशन का रूट कर देंगे तो आपको फ्रेक्शनल रीजन मिल जाएगा, ठीक है, अपार्चर। तो ऐसे वैल्यू रखोगे आपको मिल जाएगा, ठीक है, दैट्स इट। कहाँ तक वैलिड होता है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें थे, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत सिंपल है, ये भी कुछ नहीं है। देखो आई नॉट बी द इंटेंसिटी of transmitted light when a polarized sheet is rotated between two crossed polarities, यानी कि पोलराइड शीट को रोटेट करनी है, दो क्रॉस पोलराइड्स रखे हुए हैं, तो हम जानते हैं कि एक के लिए क्या हो जाएगी, आई इक्वल आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर हम दूसरे की बात करें, अगर थीटा एक थीटा इतना रोटेट कर रहे हो तो दूसरा इतना रोटेट हो जाएगा, मतलब पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो आई इज इक्वल आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस थीटा हो जाएगा। जैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे वो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और इस कॉस साइन थीटा को ऊपर पूरा होल लगा देंगे स्क्वायर का, तो आपका ये वैल्यू मिल जाएगी, तो आई नॉट अपॉन 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम व्हेन थीटा इज इक्वल पाई बाई 4 हो जाएगा, तो मैक्सिमम हो जाएगा, मतलब थीटा की वैल्यू कहाँ ज़्यादा होगी। आगे बात करते हैं, अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन ग्लास सरफेस, व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस so that the reflected and refracted rays are perpendicular to each other।
वही देखो ब्रेस्टेड एंगल है, ठीक है, वो ये बता रहा है जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड, ठीक है, तो वो किसके क्लोज है, 90 डिग्री, यही होता था हमारा, तभी उस एंगल को हम ब्रेस्टेड एंगल बोलेंगे, ठीक है, तो ब्रेस्टेड एंगल के लिए वही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे कुछ नहीं करना है, पहले वो जीरो जीरो जो 90 डिग्री हो रहा था उसको प्रूव कर देना है, ठीक है, तो हमारा उसी पॉइंट पर स्नेल्स लॉ लगा देना है, जो हमारा साइन आई और जो साइन आई किसमें इंसिडेंस हो रहा है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज इक्वल, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स उसमें हो रहा है उसको कर देना है, इक्वेट करोगे ना, तो जो हमारा विरिस्टेड एंगल आता है ना वो टेन इन इनवर्स म्यू आ जाता था, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जिसका है उसी का रख देना है बस, जैसे हम यहाँ किस में कर रहे हैं, ग्लास सरफेस में, तो ग्लास का ही रिफ्लेक्टिव इंडेक्स रखना है 10 इनवर्स में, आ जाएगा आपकी वैल्यू, दैट्स इट। ये हुई आपकी 10 सारे एग्जांपल्स कहाँ के, एग्जांपल्स वेव ऑप्टिक्स के। थैंक्स फॉर दैट एवरीवन, आपको आई होप आपको